क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए सोशल साइंस की नई टेक्स्ट बुक प्रिस्क्राइब हुई है। इसमें काफ़ी चेंजेस हैं। सांत्वना मैडम थोड़ी देर में आने वाली हैं। उन्हें 16 साल का एक्सपीरियंस है सोशल साइंस और इंग्लिश पढ़ाने का। तो स्टूडेंट्स उन्हें ध्यान से सुनना, पूरे फोकस के साथ और पूरे कंसंट्रेशन के साथ। आपके एग्जाम्स में काम आएगा। लीजिए, सांत्वना मैडम आ गई हैं। डियर स्टूडेंट्स, आवर टीम विशेस यू ऑल द लक इन द वर्ल्ड। Today we are going to study the first chapter of the social science textbook for class 9. The title is Understanding Social Science, जिसमें हम समझेंगे कि सोशल साइंस क्या है और ये किस तरह हमारी लाइफ से जुड़ी हुई है या कनेक्टेड है। अभी तक क्लास 6 और 8 में हमने सोशल साइंस को पढ़ा लोगों की कहानियों, जगहों और घटनाओं के द्वारा। अब रुककर समझने की ज़रूरत है कि सही मायनों में सोशल साइंस का मतलब क्या है और ये हमारे डे टू डे लाइफ को किस तरीके से अफेक्ट करती है या इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। हम शुरू से ये सुनते आए हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और इस तरह वो समाज में रहकर एक दूसरे पर डिपेंडेंट है और कई तरीकों से वो अपने एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। सो हमारी लाइफ कई तरीकों से बनती है, हमारे चारों ओर के वातावरण से, इंस्टीट्यूशंस से जो हमें गवर्न करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज से जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करती हैं और हमारी परंपराएं और आइडियाज़ जो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होते रहते हैं। इनके कनेक्शन को समझना ही फाउंडेशन है सोशल साइंस की। अगर हम सरल शब्दों में कहें तो सोशल साइंस सिस्टमेटिक स्टडी है ह्यूमन सोसाइटी की। ये न सिर्फ हमें यह बताती है कि क्या हुआ या कहाँ कैसे हुआ, बल्कि हमें ये भी बताती है कि कोई घटना क्यों घटी, कैसे लोग साथ में रहते हैं, कैसे हमारा एनवायरनमेंट प्रभावित करता है हमारी लाइफ को, या ये भी कि गवर्नमेंट कैसे चलती है और शायद ये भी कि इकोनॉमी कैसे ऑपरेट होती है, और फाइनली ये कि कैसे पास्ट और प्रेजेंट मिल करके हमारा संसार बनाते हैं। सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी बताते हैं नेचुरल वर्ल्ड को। सोशल साइंस बताती है सोसाइटी के बारे में, इंस्टीट्यूशंस के बारे में, हमारी संस्कृति के बारे में और इंसानों के आपसी संबंधों के बारे में भी। ये हमें समझाने में मदद करती है या हेल्प करती है न सिर्फ हमारे सामाजिक संसार के बारे में या इसमें क्या हुआ, बल्कि ये भी कि क्यों हुआ और किस तरह जीवन के डिफरेंट पहलू आपस में जुड़े हुए हैं। तो आइए देखते हैं कि सोशल साइंस प्रतिदिन हमारी जिंदगी से कैसे जुड़ी हुई है। सोशल साइंस इन एवरीडे लाइफ। हम इस टॉपिक को समझने के लिए अपने एक दिन का उदाहरण लेते हैं। तुम सुबह सोकर जब उठते हो, जिस घर में उठते हो वो घर बना हुआ है डिफरेंट मटेरियल से, जिसे मंगवाया गया है कई जगहों से। फिर जब हम खाना खाते हैं तो कई सारे डिफरेंट रीजन से आया हुआ होता है, जैसे कई सारी सब्जियां या फल, या हम जिस आटे का उपयोग करते हैं, जिसे हार्वेस्ट, प्रोसेस्ड, ट्रांसपोर्ट, बेचा या खरीदा गया होता है कई लोगों के द्वारा। इन सारी प्रक्रिया इन सारी प्रक्रिया में कई सारे लोग शामिल होते हैं। फिर जब हम स्कूल जाते हैं, जिन सड़कों का इस्तेमाल या प्रयोग करते हैं, जिसे बनाया या मेंटेन किया जाता है सरकारी अथॉरिटीज़ के द्वारा, जिस स्कूल में हम पढ़ते हैं उसे बनाया गया है एजुकेशनल पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स के द्वारा। इलेक्ट्रिसिटी जो यूज़ करते हैं उसे जनरेट किया जाता है कई सारे पावर स्टेशंस के द्वारा। तो हमें इससे पता चलता है कि हमारी छोटी से छोटी डेली एक्टिविटी निर्भर करती है हमारी सारी गवर्नमेंट के सिस्टम पर, इकोनॉमिक प्रोडक्शन पर, सोशल कोऑपरेशन पर और नेचुरल एनवायरनमेंट पर। ये दर्शाता है कि किस तरह सोशल साइंस कनेक्शन बिल्ड करती है लोगों से, जगहों से और सिस्टम के बीच। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड सोसाइटी थ्रू टाइम एंड ट्रेडिशंस। बच्चों, सोसाइटी यानी समाज हमेशा से आज जैसा नहीं था। अगर हम बात करें हज़ारों साल पहले, जो हमारा अर्ली ह्यूमन था वो कम्प्लीटली डिपेंड करता था नेचर पे फॉर इट्स सर्वाइवल, एंड दे लिव्ड इन फॉरेस्ट एंड केव्स, हंटेड एनिमल्स एंड कलेक्टेड फ्रूट्स फॉर फूड। ना उन्हें पकाना आता था, ना उगाना आता था। धीरे धीरे लोगों ने लर्न किया
फार्मिंग यानी खेती करना, डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स यानी जानवरों का पालना, मेकिंग टूल्स औजारों का बनाना, बिल्डिंग सेटलमेंट्स बस्तियों का बसाना, एक्सचेंजिंग गुड्स वस्तुओं का आदान प्रदान करना, और क्रिएट करना सिस्टम गवर्नेंस का यानी शासन व्यवस्था बनाना। किस तरीके से रूल किया जाए, सिस्टम बनाया जाए, रूल्स बनाए जाए सोसाइटी के लिए, ताकि सोसाइटी समाज अच्छे से रन कर पाए, चल पाए। एज अ रिज़ल्ट क्या होता है, ये जो विलेजेस थे वो डेवलप हो जाते हैं और वो टर्न हो जाते हैं टाउन्स में, यानी विलेजेस क्या बन गए, टाउन्स बन जाते हैं। और जो टाउन्स थे वो ग्रू हो जाते हैं इनटू सिटीज़ में, और जो न्यू आइडियाज़ आते हैं, इन्वेंशंस एंड कल्चरल एक्सचेंज होता है, वो चेंज कर देता है पूरा की पूरा जो इंसान जो थे, लोगों की ज़िंदगियों को पूरा की पूरा टोटली इस तरीके से चेंजेस आ जाते हैं। इसी दौरान क्या होता है, इंडिया में बहुत ज़्यादा रिच नॉलेज ट्रेडिशन डेवलप हो जाता है, राइट। एंड इंडिया में जो है, आपको पता होगा, एंशियंट इंडियन की बात करें, एंशियंट इंडिया जो था वहाँ पे बहुत बड़े बड़े थिंकर्स हुए हैं, बहुत बड़े बड़े फिलोसोफर्स हुए हैं, इन्वेंशंस हुई है, जिसने ना सिर्फ इंडिया में बट कि पूरे विश्व को प्रभावित किया है। Okay, so ancient Indian thinkers believe that knowledge grows through observation, क्वेश्चनिंग, यानी क्वेश्चनिंग के ज़रिए ये जो है आपका नॉलेज ग्रो करता है, डिस्कशंस के ज़रिए करता है, रिफ्लेक्शंस के ज़रिए, रिफ्लेक्शन का मतलब चिंतन करना, मनन करना, उसको ना सोचना, विचारना, इससे डेवलप करता है। एंड लॉजिकल रीजनिंग के ज़रिए ये सब चीज़ें आपका जो है नॉलेज ग्रो करता है, ऐसा उनका मानना था। उन्होंने कभी एक्सेप्ट नहीं किया जो थिंग्स हैं, चीज़ें हैं, वो ब्लाइंडली एक्सेप्ट की जाएं। उन्होंने हमेशा कोशिश की अंडरस्टैंड करने की वर्ल्ड को साइंटिफिकली, और जब भी साइंस की बात आती है तो साइंस हमेशा लॉजिक पे बिलीव करता है। हम किसी को आँख मूंद कर किसी भी बात में साइंस में विश्वास नहीं कर सकते, तो उन्होंने चीज़ों को समझने के लिए साइंटिफिक मेथड्स को यूज़ करने की बात कही। वन इम्पॉर्टेंट आइडिया वाज पंच महाभूतास। इनमें से मुख्य आइडिया अगर हम बोले, एक पंच महाभूता या पंच महाभूत भी है, जिसका मतलब है उसमें 5 ग्रेट एलिमेंट्स का होना, जैसे अर्थ का होना यानी पृथ्वी, वाटर यानी जल, फायर अग्नि, एयर वायु, एंड स्पेस यानी आकाश। दीज 5 एलिमेंट्स आर कनेक्टेड विद ह्यूमन लाइफ। आवर एनवायरनमेंट अफेक्ट्स where we live, what work we do, what kind of houses we build, what food we eat, and even our health. सो ये शो करता है कि ह्यूमन लाइफ जो है नेचर से बड़ी ज़्यादा इंटरकनेक्टेड है ना। जहाँ पर हम जिस तरीके, इसको एग्जाम्पल के ज़रिए हम समझ सकते हैं कि जिस तरीके का इन्वायरमेंट होगा वहाँ पर हमारी ह्यूमन लाइफ वैसी ही होगी। सपोजिंग हम अगर ठंडे प्रदेशों में रहते हैं तो हमारा खान पान उन गर्म प्रदेशों के कंपैरिजन में बिल्कुल अलग होगा। हम वो सारी चीज़ें खाएंगे जो हमें गर्म रखते हैं, हम वो कपड़े पहनेंगे जो हमारी शरीर को गर्म रखते हैं, घरों में रहेंगे जो गर्म रखते हैं, और अगर हम किसी गर्म स्थान पर रहते हैं तो हम ऐसी चीज़ करेंगे जिससे हमें ठंडक मिले, और हम घर भी वैसे ही बनाएंगे एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली। सो दिस ऑल यानी एनवायरनमेंट जो जहाँ जिस स्थान का जैसा एनवायरनमेंट होगा वैसे ही वहाँ के मनुष्यों की रहने सहने की कला होगी, या रहने सहने का जो ढंग होगा वो बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग होगा, राइट। सो इसी कनेक्शन को आगे बढ़ाते हुए वसुधैव कुटुंबकम का विचार दिया गया, जिसका अर्थ है द वर्ल्ड इज़ वन फैमिली, यानी पूरी दुनिया एक परिवार है। इट टीचेज अस दैट पीपल ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, कल्चर्स एंड रिलीजन्स आर कनेक्टेड एंड शुड लिव विद पीस, रिस्पेक्ट एंड कोऑपरेशन। सो ये नारा हम पहले ही विश्व को दे चुके हैं, यानी वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार है। यानी ये जो आज के अगर ट्रेंड में देखें, आज के कनेक्शन में देखें, इस नारे की बहुत ही आवश्यकता है। जिस तरीके से हमारे पूरे विश्व में जो है अशांति फैली हुई है, सो आई होप ये जो है कहीं ना कहीं सभी जो उन लोगों को, उन देशों को भी ये नारा समझ में आना चाहिए। सो this exactly what social science studies, how people and societies are interconnected. एंशियंट इंडिया थिंकर्स, एंशियंट इंडियंस जो थिंकर्स थे वो भी इस चीज़ को फोकस करते थे कि अच्छी गवर्नमेंट होनी चाहिए। अगर हम बात करें अराउंड 2300 साल पहले की, कौटिल्य
आपने भी इनका नाम बहुत सुना होगा, जिन्हें चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र, विच एक्सप्लेन्ड एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन कैसा होना चाहिए, इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था के ऊपर उस पर फोकस किया गया है, टैक्सेशन यानी कर व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, कर मतलब टैक्स किस तरीके से, किस किस मात्रा में या किस सिचुएशन में, हर तरीक़ों को ध्यान में रखते हुए इस चीज़ को इन्होंने अपनी किताब में मेंशन किया है। टैक्सेशन, कर व्यवस्था या फिर प्रशासन, सब कुछ एस्पेक्ट्स को उन्होंने अपनी इस किताब में लिखा है। ये प्रूव करता है कि इंडिया हैड एडवांस्ड आइडियाज़ अबाउट गवर्नेंस एंड इकोनॉमिक्स इवन इन एंशिएंट टाइम्स में, हमारे एंशिएंट टाइम्स में भी इकोनॉमिक्स हुआ करती थी। ये प्रूव करता है, यानी हम लोग कितने ज्ञानी थे, यानी विजडम हमारी कंट्री में एंशिएंट इंडिया से पाई जाती है। फाइनली this whole chapter tells us that everything is connected socially, economically, politically. Society changed over time because people learned new skills, है ना। धीरे धीरे लोगों पे नया ज्ञान आया और हमारा समाज बदलता गया। एंशिएंट थिंकर्स अंडरस्टूड दीज चेंजेस थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड रीजनिंग। पंच महाभूता की हम बात कर चुके हैं, जो एक्सप्लेन करते हैं हमारा रिलेशनशिप विद नेचर। वसुदेव कुटुंबकम है, एक्सप्लेन करता है हमारा रिलेशनशिप विद द पीपल। एंड अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो एक्सप्लेन करते हैं हाउ सोसाइटी शुड बी गवर्नड और रूल्ड। देयरफॉर सोशल साइंस helps us understand the past, the present, and how society continues to change in the future. So past, present and future totally बात हो जाती है हमारी social science में. Let's cover our next topic, that is social science as a study of disciplines. Social science जिसको हम एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हैं, वो एक सिंगल सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि डिफरेंट डिसिप्लिन्स यानी सब्जेक्ट्स का ग्रुप है, जो ह्यूमन सोसाइटी को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से समझने में हेल्प करती है। सोसाइटी बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसलिए कोई एक सब्जेक्ट इसे कम्प्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर ड्रॉट यानी सूखा हो जाए तो ज्योग्राफी बताती है कि एनवायरनमेंट और क्रॉप्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन करती है कि फार्मर्स के इकोनॉमिक और रिसोर्सेज पर क्या असर पड़ेगा। पॉलिटिकल साइंस गवर्नमेंट की रिलीफ पॉलिसीज़ और एक्शंस को समझने में मदद करती है। हिस्ट्री बताती है कि पास्ट में लोगों ने ऐसे सिचुएशन में कैसे हैंडल किया होगा। क्लास 9th और 10th में सोशल साइंस के 4 मेन डिसिप्लिन्स हैं: ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। इसके अलावा सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, फिलॉसफी और साइकोलॉजी भी सोशल साइंस का पार्ट है यानी हिस्सा है, जिन्हें हायर क्लासेस में डिटेल में पढ़ा जाता है। जियोग्राफी अर्थ, एनवायरनमेंट और पीपल के रिलेशनशिप को स्टडी करती है। हिस्ट्री पास्ट इवेंट्स का स्टडी करके बताती है कि सोसाइटीज़ में टाइम के साथ कैसे चेंजेस होते हैं। पॉलिटिकल साइंस गवर्नमेंट पावर, सिटीजन्स के राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सप्लेन करती है। इकोनॉमिक्स स्टडी करती है कि सोसाइटी अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए रिसोर्सेज का प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और यूटिलाइजेशन कैसे करती है। हर डिसिप्लिन अलग क्वेश्चन का आंसर देता है, लेकिन सभी सब्जेक्ट्स इंटरकनेक्टेड हैं और मिलकर हमें सोसाइटी की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग देते हैं। So there are different disciplines in social science. Social science में different subjects होते हैं, ये बहुत सारे subjects मिल करके social science बनाते हैं। So one of the most important subject of social science is geography. Geography का simple meaning है अर्थ पर different places, people, objects और उनके बीच के रिलेशनशिप को समझना। ज्योग्राफी स्टडी करती है कि कोई प्लेस, ऑब्जेक्ट या पीपल कहाँ लोकेटेड है और डिफरेंट प्लेसेस पर उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। साथ ही ज्योग्राफी ये भी बताती है कि ह्यूमन बीइंग्स और उनके सराउंडिंग्स यानी एनवायरनमेंट के बीच में क्या रिलेशनशिप है। ज्योग्राफी 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ों को स्टडी करती है।
फिजिकल फीचर्स यानी माउंटेन्स, रिवर्स, ओशन, प्लेन्स, क्लाइमेट, सॉइल एक्सेट्रा। और दूसरा ह्यूमन कम्युनिटीज जैसे पीपल, विलेजेस, सिटीज, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, सेटलमेंट्स एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल रिवर के पास सेटलमेंट ज़्यादा क्यों होते हैं? बिकॉज पीपल नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, फार्मिंग एंड अदर एक्टिविटीज़। जियोग्राफी ये समझाने की कोशिश करती है कि पीपल नेचुरल इन्वायरमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं और इन्वायरमेंट ह्यूमन लाइफ को कैसे इन्फ्लुएंस करता है। फॉर एग्जाम्पल राजस्थान को अगर हम लें तो वहाँ का जो डेजर्ट एरिया है, वहाँ पर लोगों का जो लाइफस्टाइल है या ऑक्यूपेशन है, वहाँ के जो मौसम यानी कि वहाँ के इन्वायरमेंट यानी या क्लाइमेट के अकॉर्डिंग डेवलप होता है या हुआ है। ज्योग्राफी सिर्फ ये नहीं पूछती वेयर, वेयर मतलब कहाँ, बल्कि ये भी पूछती है वाई देयर, वहाँ पर ही क्यों। फॉर एग्जाम्पल इंडस्ट्रीज किसी पर्टिकुलर एरिया में क्यों कंसंट्रेटेड हैं, या सिटीज, रिवर, रोड्स या कोस्टल एरियाज के पास क्यों डेवलप होते हैं। डिफरेंट प्लेसेस चाहे नियर हो या बहुत ज़्यादा दूर, एक दूसरे को अफेक्ट करते ही हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया दूसरे कॉन्टिनेंट, कंट्रीज या कॉन्टिनेंट से ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, माइग्रेशन और कल्चरल एक्सचेंज के थ्रू कनेक्टेड है। इसलिए जियोग्राफी वर्ल्ड को एक सिस्टम ऑफ इंटरडिपेंडेंस के रूप में देखती है। इंटरडिपेंडेंस मीन्स एक प्लेस या सोसाइटी दूसरे प्लेस या सोसाइटी पर किसी न किसी तरह डिपेंडेंट है। जियोग्राफी एक होलिस्टिक अप्रोच फॉलो करती है। स्पेशल पर्सपेक्टिव मीन्स कोई चीज़ कहाँ लोकेटेड है और उस लोकेशन का क्या इम्पोर्टेंस है। टेम्पोरल पर्सपेक्टिव की बात करें तो इसका मतलब है टाइम के साथ क्या चेंजेस आए हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी सिटी को स्टडी करते वक्त हम देखेंगे सिटी कहाँ लोकेटेड है, यानी स्पेशल हो गया, एंड सिटी टाइम के साथ कैसे चेंज हुआ यानी टेम्पोरल हो गया। जियोग्राफी एक सिंगल सब्जेक्ट तक लिमिटेड नहीं है, ये नेचुरल साइंसेस और सोशल साइंसेस दोनों से नॉलेज लेती है। नेचुरल साइंसेस में क्या आ गया, जैसे फिजिक्स का आ गया, आपका केमिस्ट्री आ गया, बायोलॉजी आ गया, एंड सोशल साइंस का मतलब पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड हिस्ट्री एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल क्लाइमेट समझने के लिए फिजिक्स और अदर नेचुरल साइंसेस की हेल्प को लेना पड़ेगा या हम लेते हैं। वाइल अगर हम देखें कि पॉपुलेशन और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ समझने के लिए हम इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री को समझते हैं या उसके लिए वो यूज़फुल होता है। जियोग्राफी ह्यूमन सोसाइटी के बारे में तो बताती है, और ये हमें ये भी समझाती है कि इंडिया हिस्टोरिकली ग्लोबल इंटरेक्शन के इम्पोर्टेंट सेंटर क्यों हुआ है या क्यों रहा है। इंडिया की लॉन्ग कोस्ट लाइन ने अफ्रीका, यूरोप और साउथ ईस्ट एशिया के साथ ट्रेड, ट्रैवल और कल्चरल कॉन्टेक्ट को ईजियर बनाया। यही यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि इंडिया की जियोग्राफिकल लोकेशन ने उसके हिस्टोरिकल कनेक्शंस को इन्फ्लुएंस किया। ज्योग्राफी को अंडरस्टैंड करने के लिए हम डिफरेंट टाइप के टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैप्स करते हैं। मैप्स किस लिए करते हैं? प्लेसेस और लोकेशन को स्टडी या अंडरस्टैंड करने के लिए। ग्लोब्स का करते हैं, अर्थ क्या मॉडल उसे जाना जाता है। एटलस जो हो गया, डिफरेंट मैप्स को कलेक्ट कर लें तो एक कलेक्शन जो बनता है उसको एटलस बोलते हैं। जीआईएस जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी जियोग्राफिकल डेटा को कलेक्ट एंड एनालाइज और मैप करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। एंड इंफोग्राफिक्स इंफॉर्मेशन को पिक्चर्स या चार्ट्स के थ्रू इजीली समझने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अदर इंस्ट्रूमेंट्स में आपका आ गया ज्योग्राफिकल ऑब्जर्वेशन और मेजरमेंट्स के लिए, है ना, तो अदर इंस्ट्रूमेंट्स हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इन शॉर्ट अगर हम बोलें तो ज्योग्राफी इज़ नॉट जस्ट
about the learning of maps, mountains, rivers, or countries. It is all about understanding that where things are and why they are there, and how places are connected, how human interact with nature, and how places change over time. सो अगर हम बोले सिंपल, अगर हम चीज़ों में सिंपली हम अगर ज्योग्राफी को देखें तो एक सेंटेंस में हम बोले कि वेयर, वाई देयर, हाउ कनेक्टेड, एंड हाउ चेंज्ड ओवर टाइम, इक्वली ज्योग्राफी आपका बन जाएगा. सो इस तरीके से हम पूरी की पूरी ज्योग्राफी को समझ लेते हैं. Let's take another discipline of social science, that is political science. Political science का मतलब है गवर्नमेंट, पावर और गवर्नेंस की स्टडी. इसमें हमें इस बहुत इसमें हम समझ में आता है कि पावर किस तरीके से पास होता है या डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं, लॉज और पॉलिसीज़ कैसे इम्प्लीमेंट होते हैं, और गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशन कैसे काम करते हैं. पॉलिटिकल साइंस सिर्फ गवर्नमेंट तक लिमिटेड नहीं है. इसमें सोशल मूवमेंट्स, नेशन बिल्डिंग, फॉरेन पॉलिसी, डेमोक्रेसी और सोसाइटी में पावर का यूज़ भी स्टडी करने को मिलता है. इंडिया के विलेजेस में पंचायती राज एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जहाँ पे लोग किस पार्टिसिपेट कर पाते हैं उस एरिया की डेवलपमेंट में, और पार्टिसिपेट करके वो उनको ये जो है डेमोक्रेसी को प्रूव करने का, ये डेमोक्रेसी का हिस्सा होने का एक मौका मिलता है. इंडिया में पॉलिटिक्स के आइडियाज़ बहुत एंशंट हैं. पॉलिटिक्स को धर्म यानी मॉरल ड्यूटी, अर्थ इकोनॉमिक वेलबींग, और राजधर्म यानी कि रूलर की ड्यूटी, राजा की, जिसको बोलते हैं राजा के कर्तव्य के रूप में देखा जाता है. वेद पुराण हम जो स्टडी करते हैं, उपनिषद के बारे में अगर पढ़ें तो उसमें सारी की सारी चीज़ें लिखी गई हैं. उसमें इस पॉलिटिक्स से रिलेटेड जस्टिस, अथॉरिटी, सोशल ऑर्डर, रूलर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये सारे के सारे आइडियाज़ वहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं. हमारी पुरानी किताबें जो हमारे ग्रंथ हैं, जैसे महाभारत हो गया, शुक्रांति हो गया, वन ऑफ द मोस्ट फेमस बुक अर्थशास्त्र में भी हमें जो है गवर्नेंस, लॉज और लीडरशिप के बारे में आइडियाज़ दिए गए हैं. अर्थशास्त्र एक इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट है जो बताता है कि स्टेट को कैसे गवर्न करना चाहिए, टैक्सेस कैसे कलेक्ट करने चाहिए, आर्मी कैसे फंक्शन करती है या वो उसको किस तरीके से आर्मी को एक्ट करना चाहिए, और पीपल की वेलफेयर कैसे इंश्योर की जाए. ये सब कुछ हमें अर्थशास्त्र में देखने को मिलता है. इंडिया पॉलिटिकल थॉट में पावर को सिर्फ प्रिविलेजेस नहीं बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी माना गया है. पॉलिसीज़ को इकोनॉमिक्स, मॉरलिटी, सोसाइटी और डिफेंस के साथ कनेक्टेड समझा गया है. सो इस तरीके से पॉलिटिक्स को एक बहुत बड़े जो है सिस्टम को रूप देने की स्टडी के बारे में बताया गया है, और किस तरीके से कहीं रूल किया जाए या वहाँ पर किस तरीके से एक सिस्टम क्रिएट किया जाए, ये सब कुछ हमें पॉलिटिकल साइंस में पढ़ने को मिलता है. लेट्स स्टडी अबाउट द इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स हमें समझाती है कि इंडिविजुअल और सोसाइटी लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज़ करके अपनी नीड्स कैसे फुलफिल करते हैं. रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, इसलिए हमें डिसाइड करना पड़ता है कि क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, और किसको गुड्स सर्विसेज मिलने चाहिए. इकोनॉमिक्स में हम प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एक्सचेंज और डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करते हैं. फॉर एग्जांपल, कंज्यूमर डिसाइड करता है कि उसे क्या खरीदना है, जबकि प्रोड्यूसर डिसाइड करता है कि उसे कितना प्रोड्यूस करना है. गवर्नमेंट्स भी पॉलिसीज़ बनाती हैं ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ, स्टेबिलिटी, एफिशिएंसी और फेयरनेस मेंटेन हो. इंडिया की इकोनॉमिक हिस्ट्री काफ़ी रिच है. कॉलोनियल रूल ने इंडियन इकोनॉमी और इंडस्ट्रीज़ को डिस्टर्ब किया था, यानी बहुत नुकसान पहुंचाया था. जैसे पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट जैसी प्रॉब्लम्स बड़ी
समस्या बन गई। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट किया, जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ और पॉवर्टी रिडक्शन हुआ। और कई सारी बहुत प्रोग्रेस भी हुई हमारी कंट्री में, लेकिन अभी भी चैलेंजेस हैं, स्पेशली इनकम इनक्वालिटी है हमारे देश में। और कई सारी जैसे कई सारे जो बेनिफिट्स है सोसाइटी, सब वो सभी को नहीं मिल पा रहे हैं। हर सेक्शन जो सोसाइटी का है सभी तक बेनिफिट्स नहीं पहुंच पा रहे हैं। सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का गोल सिर्फ ज़्यादा मनी अर्न करना नहीं है, रिसोर्सेज को वाइजली और फेयरली यूज़ करना भी इम्पॉर्टेंट है, ताकि प्रेजेंट जनरेशन की नीड्स मीट हो और फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को हम हार्म ना कर सकें। सो इन शॉर्ट जो है हम कहें, इकोनॉमिक्स जो है लिमिटेड रिसोर्सेज प्लस ह्यूमन नीड्स प्लस प्रोडक्शन प्लस कंजम्पशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड इकोनॉमिक्स मिला करके इकोनॉमिक्स बन जाएगा। सो नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई वी शुड स्टडी सोशल साइंस। सोशल साइंस को पढ़ने की ज़रूरत क्या है? सो लेट्स सी। सोशल साइंस हमें समझाती है कि सोसाइटी कैसे डेवलप होती है, कैसे फंक्शन करती है और डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल पर इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। हम सोसाइटी में डिफरेंट लैंग्वेजेस, कस्टम, कल्चर और ऑक्यूपेशन वाले लोगों के साथ रहते हैं। सोशल साइंस एक्सप्लेन करती है कि ये डिफरेंसेस ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल, कल्चरल और इकोनॉमिक फैक्टर की वजह से कैसे डेवलप हुए। साथ ही ये रिस्पेक्ट, कोऑपरेशन और यूनिटी को समझने में भी हमारी मदद करती है। डेमोक्रेटिक सोसाइटी में सिटीजन्स का पब्लिक लाइफ में एक्टिव रोल होता है। लॉज, राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज गाइड करते हैं कि पीपल सोसाइटी में कैसे रहें, गवर्नमेंट कैसे काम करती है और डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं। ये समझाना, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बनाना, ये सब हमारा सोशल साइंस की मदद से संभव हो पाता है। सोशल साइंस हमें इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, पब्लिक हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट और अर्बन ग्रोथ जैसे इश्यूज़ को समझने में हेल्प करती है। हम प्रॉब्लम के कॉजेज़, इफ़ेक्ट्स और पॉसिबल सॉल्यूशंस के बारे में भी लॉजिकली सोच सकते हैं। सोशल साइंस पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को कनेक्ट करती है। पास्ट में लिए गए डिसीजंस ने प्रेजेंट को कैसे शेप किया, या इन सबको हम समझकर फ्यूचर के लिए बेटर डिसीजन कैसे ले सकते हैं। इन सब का आंसर या फिर उत्तर हमें सोशल साइंस को पढ़कर, समझकर, जानकर ही मिल पाता है। लेट्स सी व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ सोशल साइंस। फ्यूचर में सोसाइटी बहुत रैपिडली, मतलब बहुत ही तेज़ी से बदलेगी। न्यू टेक्नोलॉजीज, एक्सपेंडिंग सिटीज़, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, माइग्रेशन और ग्लोबल कनेक्शंस की वजह से लोगों के लिविंग और इंटरेक्शन के तरीके भी बदलेंगे। सोशल साइंस हमें ये समझने में हेल्प करेगी कि लोग कैसे अडेप्ट कर रहे हैं और इन चेंजेस का सोसाइटी पर क्या इफेक्ट हो रहा है। इसलिए केयरफुल ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चंस पूछना, एविडेंस एग्जामिन करना और कनेक्शंस समझना इम्पॉर्टेंट होगा। आगे सोशल साइंस क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सोशल हार्मनी और रिसोर्सेज का फेयर यूज़ जैसे कॉम्प्लेक्स इश्यूज को एड्रेस करने में हमारी मदद करेगी। साथ ही न्यू टेक्नोलॉजीज़ को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ यूज़ करना कम्युनिटीज़ को चेंजिंग कंडीशन के अकॉर्डिंग अडेप्ट करने में भी हमें गाइड करेगी। इन शॉर्ट, सोशल साइंस फ्यूचर की चेंजिंग सोसाइटी को समझने और बेटर, रिस्पॉन्सिबल और सस्टेनेबल डिसीजंस लेने में हमारी मदद करेगी। सोशल साइंस हमें सिर्फ दुनिया को समझने में ही नहीं, बल्कि एक इन्फॉर्म्ड और थॉटफुल सिटीजन बनने में हेल्प करता है। ये हमें अपनी नेशनल यूनिटी और रिच
कल्चरल ट्रेडिशन से कनेक्ट करता है। सोशल साइंस की स्टडी एक जर्नी है। हम समझते हैं कि सोसाइटी कैसे डेवलप हुई है, कैसे फंक्शन करती है और फ्यूचर में उन्हें कैसे बेटर बनाया जा सकता है। इन शॉर्ट हम कहें तो सोशल साइंस हमें बेटर और अंडरस्टैंडिंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स और बेटर फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करता है। सो दिस वे वी कैन से सोशल साइंस is a very very important subject. So let's study about the next discipline of social science, and that is history. History is the study of human past. इसका मतलब है कि हम पास में रहने वाले लोगों के एक्सपीरियंसेस, वैल्यूज, लाइफस्टाइल और समय के साथ हुए चेंजेस को समझते हैं। हिस्ट्री हमें बताती है कि पहले लोग कैसे रहते थे और उनकी सोसाइटीज़ कैसी थी, या हम बोलें कि उनके जो आइडियाज़, ट्रेडिशन कैसे डेवलप हुए। इंडिया में पास्ट को याद रखने और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक कल्चरल वैल्यू और ट्रेडिशन को पहुंचाने की बहुत पुरानी परंपरा है, जिसे इतिहास पुराना ट्रेडिशन कहा जाता है। इसमें स्टोरीज के माध्यम से हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन के साथ साथ मॉरल वैल्यूज, कल्चर, आइडेंटिटी और पर्पस भी बताया जाता है। यानी ये स्टोरीज केवल इवेंट्स नहीं बताती, बल्कि उन इवेंट्स और उन लोगों को कल्चरल मीनिंग भी देती हैं। हर कल्चर में पास्ट को समझने के अलग अलग तरीके रहे हैं। कुछ ट्रेडिशंस में मॉरल और फिलोसॉफिकल लेसन्स पर ज़्यादा फोकस किया गया है, जबकि कुछ डॉक्यूमेंट्स और एविडेंस के थ्रू पास्ट को वेरीफाई किया गया है। मॉडर्न हिस्ट्री में हिस्टोरियंस इंक्रीजिंगली एम्पिरिकल एविडेंस पर डिपेंड करते हैं। इसका मतलब ये है कि वो ऐसे इंफॉर्मेशन और एविडेंस को यूज़ करते हैं जिसे ऑब्जर्वेशन, साइंटिफिक मेथड और टेस्टिंग के द्वारा चेक किया जाता है। इसके लिए आर्कियोलॉजी, ह्यूमन जेनेटिक और कार्बन 14 डेटिंग जैसे मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी मदद से हिस्टोरियंस पास्ट के जो इवेंट्स होते हैं उनकी टाइमलाइन इस्टेब्लिश करने और समझने की कोशिश करते हैं कि पास्ट में क्या हुआ था। हिस्ट्री लिखने के लिए हिस्टोरियंस को बहुत सारे सोर्सेज की ज़रूरत होती है, जैसे ट्रैवलॉग और लेटर्स हो गए, जेनेलॉजिकल रिकॉर्ड्स हो गए, फोकलोर हो गया, जो पुराना वहाँ का संगीत है, या फिर जो उनकी लोक कथाएं हैं, लोक संस्कृति है, ऑरल ट्रेडिशंस हो गए, और रेवेन्यू डॉक्यूमेंट्स शामिल हैं। जेनोलॉजिकल रिकॉर्ड्स का मतलब ये होता है कि जो वैसे रिकॉर्ड जिनमें किसी फैमिली या व्यक्ति की एंसेस्ट्री और फैमिली रिलेशनशिप के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। पास्ट के बारे में मटेरियल रिमेन्स को आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज कहा जाता है। इनमें मॉन्यूमेंट्स, बिल्डिंग्स, आर्टिफैक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स, स्कल्पचर्स और पेंटिंग भी शामिल हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आर्कियोलॉजिस्ट को किसी पुरानी सिविलाइजेशन के कॉइन्स, टूल्स, बिल्डिंग्स या पोइट्री मिलती है, तो वो इन ऑब्जेक्ट्स का साइंटिफिक एनालिसिस करने उस सोसाइटी इन सब का साइंटिफिक एनालाइज पहले वो करेंगे, फिर उस सोसाइटी के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे। सो कई बार इनके लिए वो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट और लेबोरेटरी टेस्टिंग भी करते हैं। सो इस तरीके से जो सारे के सारे जो हिस्टोरियंस हैं वो कई सारे एविडेंसेस का इस्तेमाल करते हैं हिस्ट्री को जानने, समझने और बताने के लिए। तो ये चैप्टर बेसिकली हमें बताता है कि 9th और 10th में सोशल साइंस को कैसे स्टडी करना है। सोशल साइंस सिर्फ स्कूल का सब्जेक्ट नहीं है, ये हमें अपने अराउंड के वर्ल्ड, सोसाइटी और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स के रोल को समझने में हेल्प करता है। अगले 2 सालों में हम सोशल साइंस की 4 मेन ब्रांचेस को पढ़ेंगे। ज्योग्राफी, यानी ज्योग्राफी में प्लेसेस, एनवायरनमेंट और ज्योग्राफिकल फीचर्स, ह्यूमन लाइफ पर क्या इफ़ेक्ट है। हिस्ट्री यानी पास्ट के इवेंट्स और उनका प्रेजेंट वर्ल्ड पर इम्पैक्ट क्या है। पॉलिटिकल साइंस यानी गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी, पावर, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इकोनॉमिक्स की बात करें तो प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, डेवलपमेंट और
इकोनॉमी का, वर्किंग, ये सब आते हैं। इसके साथ हम एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, सोशल डाइवर्सिटी, सिटीजन्स राइट्स, टेक्नोलॉजी और ग्लोबल कनेक्शंस जैसे मॉडर्न इश्यूज भी स्टडी करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सोशल साइंस सिर्फ डेट्स, मैप्स और डेफिनेशंस अगर हम लें, वो रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है। इसका मेन पर्पस ये होता है कि पीपल, प्लेस, सोसाइटी, कल्चर और पावर को समझना, एविडेंस एनालाइज करना, डिफरेंट पर्सपेक्टिव कंपेयर करना और इंडिपेंडेंटली थिंक करना। इन शॉर्ट हम कहें, सोशल साइंस हमें पास्ट से लर्न करना, प्रेजेंट को अंडरस्टैंड करना और फ्यूचर के लिए बेटर डिसीजंस लेना सिखाता है। आई होप आपने सारी स्लाइड्स के स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। इन स्लाइड्स में दिखाए गए पॉइंट्स क्विक रिवीजन के टाइम काम आते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सिलेबस के बाकी चैप्टर्स के डिटेल्ड एंड ईजी टू अंडरस्टैंड ट्यूटोरियल्स आप तक पहुंचते रहें। Also, your comments and suggestions will always be welcomed and taken seriously. Dear students, our team really want you to secure a high percentage in your exams. We wish you the very best for all your future endeavors.